इन द अर्थ क्रस्ट नेचुरली, जो नेचुरली सॉइल में पाया जाता है उसे हम मिनरल कहते हैं। मेटल और मेटल कंपाउंड विच आर फाउंड इन द सॉइल नेचुरली। फॉर एग्जांपल, आपने अब कई बार कूड़ा पे आपके लोहे आया है, बहुत सारी वो निकलता है कबाड़, तो आपने वहाँ डंप करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी, अब वहाँ बहुत सारा कबाड़ जमा हो गया। वो जगह को हम खोलेंगे तो वो लोहे की और कॉफी निकलेगी, लेकिन वो नेचुरली नहीं आया वहाँ पे, उसको हम मिनरल नहीं कह सकते। क्या है मिनरल? मेटल और मेटल कंपाउंड विच आर फाउंड इन सॉइल और अर्थ क्रस्ट नेचुरल। नेचर की मतलब जब जमीन बनी, ये सब चेंजेस आई अर्थक्वेक की वजह से, और वो चीज़ें वहाँ पे आई हैं नेचुरली आई, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल, मेटल और मेटलिक कंपाउंड। अब उस जगह पे नेचुरली कोई ऐसा कंपाउंड है जो मेटल नहीं, जो मेटलिक कंपाउंड नहीं है। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले लो कि क्या नाम है, नॉन मेटलिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे कई बार डायमंड मैग्नेशियम से निकलता है, अब तो आर्टिफिशियली निकलने लगा, ग्रेफाइट है, ठीक है, यह सल्फर है, समझ में आया? अब ये सल्फर फास्फोरस जमीन में पाई जाती है, लेकिन इनको हम मिनरल नहीं कहते क्योंकि ये इस ग्रुप में नहीं आते, मेटल या मेटल के कंपाउंड के ग्रुप में नहीं आते, नॉन मेटल। मिनरल किसे कहते हैं? मेटल और कंपाउंड ऑफ मेटल विच आर फाउंड इन द सॉइल नेचुरल, उनको हम मिनरल कहते हैं। अब मिनरल में जो कि मेटल या मेटल के कंपाउंड को मेटल निकालता है, मेटल और मिनरल में से उस कंपाउंड को निकाल सकते हैं तो मेटल है। अब जमीन के अंदर मान लीजिए सल्फर है, और हम सल्फर तो नॉन मेटल है, हम उसे नॉन मेटल की तौर पर तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसे मेटल निकालना चाहें तो वो नहीं निकलेगा। तो मेटलिक कंपाउंड से मेटल को निकालना भी एक प्रोसेस है। तो अब उसमें से हर एक में निकालना आसान नहीं है, कुछ मेटलिक कंपाउंड में से मेटल का निकालना इजी भी है और प्रॉफिटेबल भी है, और बहुत सारे मेटलिक कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ से उसमें पाए जाने वाले मेटल को निकालने की कोशिश करें तो वो इजी भी नहीं होगा और प्रॉफिटेबल भी नहीं। मिसाल के तौर पर लोहे का कोई कंपाउंड है जमीन के अंदर, अब उस लोहे के कंपाउंड में से लोहा निकालने में हमारा 10,000 रुपया खर्च हो रहा है और निकाल लिया हमने, लेकिन जो उस प्रोसेस के अंदर जो खर्चे हुए हैं जो भी उसमें, लेकिन उसमें जो लोहा निकला वो 5 रुपये का 10 रुपये का निकला, खर्चा 1,000 का होगा, तो कोई भी उस जगह से लोहा नहीं निकालेगा उस कंपाउंड से, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है और प्रॉफिट नेग्लिजिबल है, बहुत कम। तो वो मेटलिक कंपाउंड या वो मिनरल जिसमें से मेटल निकालना इजी भी है और प्रॉफिटेबल भी है, इकोनॉमिकल भी है, उस मिनरल को ओर कहते हैं। यानी ओर मिनरल दो तरह के, एक वो जिससे मेटल निकालना प्रॉफिटेबल है, मेटल का कंपाउंड, एक वो जिससे उस मेटल का निकालना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जो प्रॉफिटेबल है अगर उससे निकालना तो वो मिनरल, उसी मिनरल को और भी कहेंगे, मिनरल तो ठीक हो गए, उनको आप और भी कहेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसे मिनरल तो कहेंगे क्योंकि नेचुरली जमीन में पाया जा रहा है, लेकिन और नहीं कहेंगे। तो व्हाट इज और? इट इज दोज मिनरल्स थ्रू फ्रॉम व्हिच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इजी एंड प्रॉफिटेबल, इकोनॉमिकल एंड प्रॉफिटेबल एंड इजी भी, खर्चा समझ में आया, उसे कहते हैं ओ। अब जमीन में जो चीज़ पाई जाती है तो जमीन में किसी जगह की मिट्टी को 50 तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, 50 तरह, ठीक है, वो कहीं से भी खोगे तो जो हमारा मेन कंपाउंड है जिससे मेटल निकालना है, मान लो कहीं पर ही आयरन का कंपाउंड है Fe2O3, ये मेन आयरन का कंपाउंड है और इससे आयरन निकालना बहुत ज़्यादा, आयरन की परसेंटेज ज़्यादा है आयरन कंपाउंड की, और आयरन को निकालना प्रॉफिटेबल है। लेकिन जहाँ ये मिनरल पाई जाती है वहाँ पे सैंड भी होगी, वहाँ पे मड भी होगी, और वहाँ पे बहुत सारे दूसरे कंपाउंड भी होंगे आयरन के या किसी और मेटल के जो उसके साथ मिक्स है। जमीन के अंदर एक चीज़ हम 100% प्योर नहीं होती, इवन प्योर गोल्ड भी कहीं मौजूद होगा
तो उसके साथ भी मड होगी, सैंड होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो जो अनवांटेड चीज़ें जो उस कंपाउंड के साथ है, जैसे सैंड हुआ, मड हुआ, है ना, ये इस कंपाउंड, इससे मेटल नहीं निकलेगा, मेटल इससे निकलेगा, ये उनके मिक्स है, ये उसके साथ क्या है, मिक्स है। जैसे आप बाजार से जब पुराना रखा हुआ कोई दाल या चावल लाते हैं, तो दाल चावल तो मेन चीज़ है, आपको उसको पकाना है, लेकिन उसके अंदर बहुत दिनों से रखा हुआ, कई साल से, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे, मिट्टी भी मिलेगी, समझ में आया। और कहीं खुदाई हुई थी या कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो कंस्ट्रक्शन के जो पार्टिकल्स हैं जो बनते हुए, वो भी उसमें मिलेगी। लेकिन वो जो मेन चीज़ थी, वो चावल या दाल थी, उसको आपको यूज़ करना है, लेकिन वो 100% प्योर नहीं है, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी उसमें मिक्स है। तो इसी तरह हमारा मेन कंपाउंड है, इसको इस फॉर्म में जब मिलता है तो हेमेटाइट बोलते हैं। तो मैं अब उसमें मड भी है, सैंड भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अनवांटेड मटेरियल है ना, अनवांटेड मड, सैंड और अनवांटेड मटेरियल विच आर ऑलवेज प्रेजेंट विद द ओर के साथ हमेशा पाए जाएंगे। उसको किस नाम से पुकारते हैं? क्योंकि ये 50 तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, इन सबको एक ही नाम से पुकारते हैं, तो उसे हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स। The gang or matrix are those material which are found with the ore, they are unwanted material. ठीक है, like mud, sand, etc. ये बात समझ में आ गई? तो मिनरल वो कंपाउंड मेटल का या मेटल कंपाउंड जो सॉइल में नेचुरली पाया जाता है, और उस मिनरल में से अगर कोई मिनरल ऐसा है जिसमें से मेटल को निकालना प्रॉफिटेबल है, इजी है, तो उसको मिनरल तो कहेंगे, लेकिन हम और भी कहें, और किसी भी कहीं से भी मिनरल या ओर लो, उसके अंदर अनवांटेड मटेरियल भी बहुत सारे होते हैं। जैसे पुरानी एक्चुअली दाल या चावल की बोरी है, तो उसको आप खोलेंगे तो उसमें मिट्टी भी होगी, उसमें कीड़े मकोड़े भी होंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। तो मेन जो उसमें था वो चावल थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो और चीज़ें थी, ठीक है। तो हमारे मिनरल के साथ भी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो नेचर के क्या नाम है वजह से उसमें आई, नेचुरल चेंजेस की वजह से, उन चीज़ों को भी काम से पुकारते हैं मैट्रिक्स या गेम। ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। फिर मेटलर्जी किसे कहते हैं? मेटलर्जी इज ए कंबाइंड नेम ऑफ वेरियस प्रोसेस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी ओर में से मेटल को निकालना, ठीक है। ओर थी, उसमें से मेटल निकालना, आयरन ऑक्साइड है, हेमेटाइट है, तो उसमें आयरन को अलग करना, एंड रिफाइनिंग का मेटल, इसमें रिफाइनिंग का भी प्रोसेस है। ये सब कंबाइंड नेम है, इन सब कंबाइंड नेम को हम एक नाम से पुकारते हैं, क्या? मेटलर्जी। व्हाट इज द मेटलर्जी? इट इज अ कंबाइंड नेम ऑफ ऑल दोस प्रोसेस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर, एंड आल्सो द प्रोसेस व्हिच आर यूज्ड टू and also वो भी included and refining of the metal। इन सब का कंबाइंड नेम है मेटलर्जी। इसके एग्जाम्पल मैं कभी कभी बच्चों को देता हूँ कि जैसे आपके घर में किचन के अंदर खाना पकना है, कुकिंग हो रही है, अब उस खाने के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बनाने के। अब कोई आपसे पूछे भाई जो कुक है वो क्या कर रहा है, तो आप उसको अलग अलग स्टेप्स नहीं बताओगे। किचन में काम कर रहा है, कुकिंग कर रहा है क्या? अब उस कुकिंग में सब्जी आएगा तो उसको धोएगा, वॉशिंग, ताकि मिट्टी अलग हो जाए, वो भी उस कुकिंग, वो सारे उसमें आ जाएंगे। कुकिंग में क्या कर रहा है? कुकिंग कर रहा है। कोई जान के रहेगा तो सब्जी धो रहा है, नहीं वो तो सब्जी धो रहा है, वो भी उस कुकिंग का हिस्सा है। फिर जिसे कहना चाहिए, अगर मान लो चावल है या दाल है, उसके अंदर पत्थर भी पड़े, तो वो चावल और दाल में से पहले क्या नाम है पानी के जरिए उसको मिट्टी हटाएंगे, उसके बाद उसमें से पत्थर या कंकड़ जो है उनको हाथ से चुन के अलग करेंगे, जब थोड़ी ऐसे पकाने को डाल देंगे। तो क्या कर रहे हैं? वो भी कुकिंग का हिस्सा है। फिर चावल या दाल या सब्जी, उसको फिर उसमें रख के कंटेनर में रख के उसको फिर पकाएंगे, गलाएंगे, वो भी कुकिंग का हिस्सा है। हालांकि वो मेन पार्ट है। जब वो बन जाएगा, उसके बनने के बाद नमक वगैरह उसमें डालेंगे, वो भी कुकिंग का हिस्सा है। फिर जब पक जाएगा, उसे आप निकालेंगे तो उसको टेबल पे पहुंचाने से पहले उसमें कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो ज़्यादा है, जैसे
मिसाल के तौर पे लौंग पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा लौंग है, तो आप इस किस्म की चीज़ें जो टेबल पे लेके आएंगे लोग पसंद नहीं करेंगे, उनको भी आप साफ करेंगे पकने के बाद भी, यानी पकने के बाद भी सफाई हो रही है, मुझे सारा काम किचन के अंदर हो रहा है। इस पूरे काम को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि भाई कुकिंग हो रही है। तो इसी तरह मेटल को निकालने में जितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक हो, दो हो या पांच हो, इससे हमें मतलब नहीं है, उन सब का कॉमन नेम क्या है, मेटल। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है जैसे एक बच्चे से पूछा भाई मेटलर्जी क्या होती है, उन्हें उसको अंग्रेजी तो आती थी, साइंस नहीं आती थी, वो कहने लगा सर मेटल की वजह से जो एलर्जी होती है उसे मेटलर्जी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी आप ये लिख दो कि मेटलर्जी क्या है जी, एलर्जी ड्यू टू मेटल, मेटलर्जी इसको नहीं कहते, ना समझ आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। इसे कहते हैं द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम, कहाँ से निकालना है मेटल, ओर से, है ना, एंड देन रिफाइनिंग द मेटल टुगेदर आर नोन एज मेटल। ये बात समझ में आ गई? अब जो मेन स्टेप्स है मेटलर्जी के वो आप समझिए, कहीं ज़्यादा स्टेप होते हैं कहीं कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेटलर्जी में जो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो चार होते हैं। एक है उसमें कॉन्संट्रेशन ऑफ द ओर, कॉन्संट्रेशन ऑफ ओर, जिसको दूसरा नाम है ड्रेसिंग ऑफ ओर। क्या? ड्रेसिंग ऑफ ओर। और इसका तीसरा नाम है एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर। ये तीनों नाम से ये प्रोसेस जाना जाता है। ठीक है, अभी हम इसको समझा देंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दे देंगे। दूसरा स्टेप होता है रोस्टिंग, कभी कभी रोस्टिंग ऑफ ओर और कैल्सिनेशन, दोनों में से एक होता है कैल्सिनेशन ऑफ ओर, कैल्सिनेशन ऑफ ओर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ओर, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ओर, यानी ओर के हिसाब से हम कौन सा रोस्टिंग या कैल्सिनेशन भी कभी कभी करते हैं। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। ये मेन स्टेप है, यानी जब सब्जी गलती है वो मेन कुकिंग स्टेप है। सब्जी ये दाल पक गई, जब पक रही होती है, पक के तैयार होती है, वो मेन स्टेप है। सबसे पहले धोने वाला स्टेप जो होता है, कंकर चुनने वाला स्टेप है, वो मेन स्टेप में नहीं आता। ये सब रिडक्शन ऑफ द ओर इनटू मेटल, ये मेन स्टेप है। ये वहां कहाँ नहीं होगा जहाँ ऑलरेडी मेटल की फॉर्म में ही ओर है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड बहुत जगहों पे क्या नाम है, मेटेलिक फॉर्म में होता है, नेटिव स्टेट बोलते हैं। नेटिव स्टेट उस ओर कहते हैं जिसमें मेटल एलिमेंट्री फॉर्म में पाया जाए, जब नेटिव स्टेट एलिमेंट्री फॉर्म कहते हैं। तो बहुत सी जगह पे जो मेटल है वो कंबाइंड स्टेट में नहीं होता, वो एलिमेंट्री फॉर्म में होता है। बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, वो बहुत सी जगहों पे अनकंबाइंड स्टेट में मिलती है, उसे नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म भी बोलते हैं। तो बहुत सी जगह गोल्ड जो मिलता है वो एलिमेंट्री फॉर्म में मिलता है। उसका कंपाउंड भी कई जगह मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेटिव स्टेट है, यानी बिना कंबाइंड अनकंबाइंड स्टेट में मिलता है। सिल्वर भी काफ़ी जगह कंबाइंड स्टेट में मिलता है, लेकिन काफ़ी जगह कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कॉपर भी कुछ मुल्कों में अनकंबाइंड स्टेट में मिलता है। समझ में आया? अनकंबाइंड स्टेट में जब मेटल पाया जाता है वो नेटिव स्टेट होती है, तो उसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टू स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप इसमें पेन नहीं करना होता है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी उसमें मिट्टी हटानी। ऑलरेडी मेटल तो है, हम उसको पकाने की जरूरत नहीं, उसको हमें मेटल निकालने की जरूरत है, ऑलरेडी मेटल की फॉर्म में है, वो कंपाउंड में बदले ही। कंपाउंड में से जब मेटल निकालते हैं उसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल? इसकी वजह बता देता हूँ। और जब मेटल निकल आता है तो अब वो मेटल उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज भी साथ में आ जाती है। प्योरिफिकेशन जब कॉन्सेंट्रेशन करते हैं कुछ इम्प्योरिटीज वहाँ भी रह जाती है, और जब मेटल को अलग करते हैं उसके कंपाउंड से कुछ इम्प्योरिटीज वहाँ भी आ जाती है। तो वो मेटल मार्केट में जब तक उसकी सफाई नहीं होगी नहीं भेजा जाता।
तो उस मेटल में से वो इम्प्योरिटीज को निकालना जरूरी है जो उसमें आ गई। तो वो जो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब देखिए यहाँ भी इम्प्योरिटीज हटा रहा है, ये ओर में से हटा रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो इम्प्योरिटीज हटा रहा है वो मेटल में से हटा रहा है, मेटल था उसकी इम्प्योरिटीज को हटा। ये बात समझ में आ गई। अब आएगा पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर में इसको एनरिचमेंट भी कहते हैं कि ओर के अंदर मेन कंपाउंड जिसे मेटल निकालना है वो भी है। मान लो वो जो मेन कंपाउंड है वो मान लो 60 टन है मिसाल के तौर पे, या 60 यूनिट टन, उसमें सैंड भी है, मान लो 20 यूनिट सैंड है ना, उसमें 10 यूनिट मड और दूसरे कंपाउंड है, मड एक्सेट्रा, 10 यूनिट कुछ और दूसरे कंपाउंड है जो मेटल के ही है, लेकिन जो मेन कंपाउंड जिसे मेटल निकालना है वो 60 है और बाकी दूसरे कंपाउंड भी 10 यूनिट्स है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अदर कंपाउंड क्या अदर, अब ये टोटल 100 है, तो इसमें 100 में मेटल का मेन कंपाउंड होता है वो 60% है, बाकी 40% अनवांटेड मटेरियल था, इम्प्योरिटीज थी, जिन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं, गेन कहते या मैट्रिक्स कहते हैं। अब किसी मेथड के जरिए हम इन कंपाउंड को अलग कर दें, समझ में आया, और इसमें कमी बहुत कम हो, इसमें कमी ना हो, मिसाल के तौर पर इसमें कमी ना हो, अगर हो भी तो बहुत कम हो। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं मान लो इसमें कमी नहीं हो रही, हालांकि कमी थोड़ी बहुत इसमें भी होती है, क्योंकि जब निकालेंगे तो कोई ना कोई मेन कंपाउंड भी निकल जाएगा उसके साथ इम्प्योरिटीज के साथ। जब आप चावल में से अब कंकड़ चुनेंगे निकाल या धोएंगे तो कभी कभी कुछ चावल धोने में निकल जाते हैं, है ना। आप देखेंगे मिट्टी में जमीन के अंदर तो उसमें कुछ चावल भी आपको मिलेंगे जो बर्तन में से बाहर निकल जाएगा जिसमें चावल तो थोड़े बहुत होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि जहाँ मेटल इस वक्त 50-60% था, ठीक है। अब मान लो जब अपने कंपाउंड निकाले उसमें मेटल जो था वो 45 दे दिया खाली, ठीक है, और मड और सैंड ये सब मिला के 5 थे, टोटल ये कितना हो गया 50 में से 45 जो है वो मेटल है, टोटल 60 ना पहले स्टार्टिंग में बह गया, तो 60 की जगह कितना रह गया 45। इम्प्योरिटीज ज्यादा खत्म हुई है वो 5 रह गई, पहले वो 40 थी, अब वो कितनी रह गई 5, टोटल कितना हो गया, मैं नंबर जानते उसके बोल रहा हूँ जो आसानी से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते। तो 50 में से 45 यूनिट जो है, 50 यूनिट में से 45 यूनिट मेटल का कंपाउंड है। अब 50 में से जो 45 है उसकी परसेंटेज निकाले तो कितना हो जाएगा 90%। 50 में 45 है तो 100 में कितना होगा 90 होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे और जो थी वो 100 में 60 थी यानी 60% थी, और यहाँ 50 में 45 है तो कितने परसेंट हो गई, तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी बन जाएगी वो 90% बन जाएगी। तो यहाँ 90% हो गया, ये तो ये 90% हो गया आउट ऑफ 50 और ये 60% था ये जो है। तो जब अपनी मिट्टी हटा दी, थोड़ा बहुत मेटेलिक मेन कंपाउंड भी कम होता है लेकिन वो थोड़ा सा कम होता है, इम्प्योरिटी ज़्यादा कम होती है। तो जब ये प्रोसेस हम करते हैं तो इसमें ओर की परसेंटेज बढ़ रही, इसलिए इस प्रोसेस को एनरिचमेंट ऑफ द ओर भी कहते हैं। एनरिचमेंट का मतलब है कि जिस चीज़ कि जो चीज़ पहले से मौजूद थी वो एनरिच हो गई यानी उसकी परसेंटेज बढ़ गई। आपने पानी के अंदर 2 चम्मच 20 ग्राम नमक 2 चम्मच नमक के बोले 1 कप पानी के अंदर, मान लो वो जो नमक है वो 20% है, उस पानी के अंदर नमक 20% है, बाकी 80% पानी है। अब आपने पानी को उबाला, पानी उबलता गया आखिर में पानी 30% रह गया, नमक अभी 20 है। तो पहले क्या नाम है 100 में नमक 20 था और अब 30 में 20 है, तो टोटल 50 था। टोटल 50 में नमक कितना है 20, पहले 100 में 20 था और अब नमक नहीं उड़ रहा, पानी उड़ रहा है, और अब कितने में 20 है
50 में 20 है, जब उसके आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वो 40%। समझ में आया? तो नमक की परसेंटेज बढ़ रही है, नमक की अमाउंट नहीं बढ़ रही, अमाउंट उतनी रहती है, कम हो जाएगी, लेकिन परसेंटेज वाइज इम्प्योरिटीज हटने से उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है मेन कंपाउंड, क्योंकि इम्प्योरिटीज कम होगी। एंड मेन कंपाउंड की अमाउंट नहीं बढ़ती, क्या बढ़ती है? परसेंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज कम होगी। एक क्लास में 20 लड़के और 20 लड़की हैं, लड़के कितने परसेंट है? 20%, सॉरी 50%। लड़कियां कितने, लड़के कितने? वो भी 50%, 20 है दोनों। अब उसमें से 20 लड़के हटा दिए, बाहर कर दिए, या 20 लड़कियां हटा दी, मान लो 20 लड़कियां हटा दिए, तो लड़कियां 20 हैं, वो लड़के हटाए थे, और लड़के कितने ले गए? 20 में से हमने 10 लड़के हटा दिए, लड़के कितने हो गए? नहीं, लड़के 20 में से 10 हटा दिए, तो लड़के 10 रह गए, तो टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। कितने हो गए? 30। 30 में पहले 40 में 20 लड़कियां थी, और अब 30 में लड़कियां तो अब भी उतनी ही रही, लेकिन परसेंटेज अब निकालेंगे तो पहले 40 में 20 लड़कियां थी, वो 40 में 20 थी, वो 50% था, और अब 30 में 20 है। कितने? 30 में टोटल 20 और 10 लड़के मिला के 30 हो गए। 30 में से 20 लड़के हैं, जब उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 66.7% आएगा। पहले 50% थे और अब 66.7% लड़कियां हैं, जबकि अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स वो अब भी उतनी, नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज नहीं आया, तो इस लड़कियों की परसेंटेज बढ़ गई लड़कों के हटाने से। तो इसी तरह गैंग को जब हटाएंगे तो परसेंटेज मेन कंपाउंड की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसे एनरिचमेंट भी बोलते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि उस परसेंटेज उस चीज़ की बढ़ रही है। परसेंटेज बढ़ाने के 2 तरह की चीज़ की, या तो दूसरी चीज़ों उन्हें कम कर दो, या जिस चीज़ की परसेंटेज बढ़ानी है वो और डाल दो। पानी में आपने 1 चम्मच चीनी घोली, अब आप चीनी की परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो या तो उसी पानी में और चीनी डाल दो, या पानी को एवोपरेट करो, चीनी बची रहेगी, पानी एवोपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे गैंग हटाती है, गैंग हटाने से परसेंटेज मेन कंपाउंड की क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए इस प्रोसेस को एनरिचमेंट ऑफ द ओर भी कहते हैं, जिसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग ऑफ द ओर भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग बाय सुटेबल मेथड फ्रॉम द क्या नाम है ओर इज नोन एज प्रेजेंट विद द ओर। प्रेजेंट विद द ओर यानी ओर के साथ वो मौजूद था, उसको हमने हटा दिया, इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर बाय सुटेबल मेथड। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है कॉन्सेंट्रेशन का, प्रिंसिपल कहते हैं बहुत सारे मेथड हैं गैंग को कॉन्सेंट्रेट करने के, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? समझना है। आप बाजार से सब्जी खरीद के लाए, मान लीजिए आप क्या आलू खरीद के लाए, आपने कभी इसमें से मिट्टी हटानी है, आपने उसको धो दिया है। अब बाजार से चीनी खरीद के लाए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी पड़ी है, और कभी इसको कैसे हटाएंगे? कहने के आलू को तो अपने धो के हटाए थे, तो इसको भी धो दीजिए। जब उसको पानी में रख के धोएंगे तो क्या होगा? चीनी जो है वो उसमें घुल के निकल जाएगी। यानी आप सोचो मिट्टी हट रही है, आलू में से आपने धोया मिट्टी हट गई, लेकिन चीनी में से मिट्टी नहीं तो उसको भी क्या धोएंगे? वो तो गड़बड़ हो जाएगा, सारी मिट्टी जो है पानी में घुल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जो चीनी है, तो बजाय चीनी मिट्टी निकलती, चीनी गायब हो जाएगी। तो मेथड देखा जाता है कि ओर की और गैंग की, वो देखकर कि कौन सी ओर है और किस टाइप की गैंग है, फिर मेथड सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब जो मेथड होता है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसको होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ओर एंड नेचर ऑफ द गैंग, उनके डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और मैग्नेटिक है, कौन सी ओर है? मैग्नेटिक, और उसमें सैंड है, मैड है, वो नॉन मैग्नेटिक है। तो हम मैग्नेटिक चीज मैग्नेट से चिपक जाती है, तो हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाएंगे, मैग्नेट के ऊपर फेरेंगे ओर के ऊपर, तो मैग्नेट जो होगा वो मैग्नेटिक ओर में चिपक जाएगी, लेकिन मड और सैंड वो भी चिपक जाएगी। वो नहीं चिपकेगी, उसको अलग कर लेंगे, मैग्नेट को ओर को छुड़ा लेंगे। तो इसी तरह ओर जो है वो बहुत भारी है और उसमें मिट्टी पड़ी हुई है। जैसे अब इस कमरे में मिट्टी पड़ी हुई है,
अब और आप कमरे के अंदर मिट्टी डालना चाहते हैं, आप बाल्टी पानी की लाएंगे, भर के बहा देंगे, वो मिट्टी बह जाएगी, तो ये कुर्सी भी बहेगी। हाँ, बोलो क्या बहेगी? मिट्टी को वो हल्की की। तो अगर ओवर हैवी है और गेंद वेरी लाइट है तो हम पानी से धोते हैं, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे। समझ में आ गया क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो कौन सा मेथड यूज करना है? देयर आर सेवरल मेथड्स। The method for concentration of the ore depends on difference in properties of ore and gain. उनके बीच में properties में difference होना चाहिए। For example, a magnetic ore is separated from a non-magnetic gain. यानी हमने से एक magnetic और एक वो different ये property में difference आ गया। तो ये concentrated by magnetic separation method. कौन सा method? Magnet से उसको अलग करें। ये magnetic ore थी वो अलग हो जाएगी, non-magnetic gain जो थी वो उसी जगह रहेगी, तो वो मैग्नेट से नहीं चिपकेगी। बात समझ में आ गई? हेवी ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम ए लाइटर गेन बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग बाय प्रोवाइडेड ओर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ओर अगर घुल रही है तो पानी बहाएंगे, और भारी थी लेकिन ओर पानी में घुल जाती है, वो भी बह जाएगी, पानी में घुल जाएगी। तो इफ ओर इज इनसॉल्युबल एंड हेवियर देन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए लाइटर गेन बाय वॉशिंग में वाटर में पानी बहाते हैं उसके ऊपर, और आयरन की ओर ज्यादातर हाइड्रोलिक वॉशिंग से कॉन्सेंट्रेट होगी। ये बात समझ में आ गई? आयरन की एक और है जो जब जमीन से निकलती है, ये कंपाउंड केमिकली बनता है, उसमें आयरन 2 ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन जब ये जमीन से निकलता है ओर की शक्ल में, इसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। इस फॉर्म में जब ये निकलता है मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है आई मैग्नेटाइट। अगर ये केमिकली बनाते हैं तो आयरन 2 ऑक्साइड है, फेरस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, लेकिन यही जब जमीन से नेचुरली निकाला जाता है और ओर की शक्ल में निकलता है, जिससे मेटल निकालना प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? मैग्नेटाइट। याद रहेगा क्यों मैग्नेटाइट कहते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन के हर प्रोसेस में पहले और को क्रश और पाउडर किया जाता है, जो पत्थरों की शक्ल में होती है। अब पत्थरों की जगह में सैंड भी उसमें मिक्स है, मड भी उसमें मिक्स है। समझ में आया? मिसाल के तौर पे आपका चीनी का क्यूब है, अब चीनी के क्यूब के अंदर क्यूब के अंदर जो है चीनी के अंदर आप देखते हैं कुछ कार्बन के कुछ काले पार्टिकल नजर आ रहे हैं, उसके अंदर बाहर से कुछ नजर आते हैं, आपको लगता है अंदर भी होंगे, तो आपको पार्टिकल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चीनी को क्रश पाउडर करना पड़ेगा। जब पाउडर करेंगे तब ये पानी जो है ये डॉक्टर से जुड़े में, जब पाउडर कर देंगे तो ये आसानी से अलग, तो पत्थर की शक्ल में है वो। अब उस पत्थर के ऊपर मिट्टी भी और सैंड भी है, जब पानी बहाएंगे तो पूरा पत्थर जुड़ा हुआ है, तो ना तो मड अलग होगी ना सैंड। तो हर कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में पहले और को क्या करते हैं? क्रश एंड पाउडर, जिसको क्रश करते हैं पाउडर बनाते हैं, ताकि जब उसमें से पार्टिकल अलग करने हो तो वो आसानी से अलग हो जाए, वरना तो सॉलिड फॉर्म में तो जुड़े हुए हैं आपस में। ये बात समझ में आ गई? जैसे चीनी के क्यूब के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो अंदर तक पहुंचे हुए, तो उसको चीनी में से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चीनी को तोड़ना पड़ेगा, क्रश पाउडर करना पड़ेगा। तो और को क्रश पाउडर करके फिर हम मेथड यूज करते हैं। तो मैग्नेटाइट ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक, बिकॉज मैग्नेटिक नेचर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक ओर गेन बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। आयरन की जो बाकी ओर है वो हेवी ओर में आती है, क्या में आती है? हेवी। और उनके साथ जो मड और सैंड होता है वो हल्का होता है, तो उनको कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? मोस्ट ऑफ द आयरन ओर आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग। उसमें क्या करते हैं कि एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, उसमें गड्ढे भी होते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, और इसमें और बड़ी होती है और इसमें गड्ढे भी होते हैं। तो यहाँ पे पानी डालते हैं, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इज अलाउड टू फॉल इन। तो उस पानी की वजह से और जो है वो भारी है ना, वो कम मूव करती है, जो थोड़ी बहुत मूव कर रही है वो गड्ढों में चली जाएगी, लेकिन गैंग हल्का है, वो पानी के प्रेशर से क्या हो जाता है? बह जाता है। तो सिंस मोस्ट आयरन ओर आर मोस्टली हेवी एंड द गैंग एंड सैंड आर लाइटर, so they are crushed in powder, put on the sloping platform, and when fast moving stream of water, तेज बहता हुआ पानी, हल्का के डालेंगे तो कुछ भी नहीं हटेगा। When a fast moving water is allowed to fall on it,
then the lighter gangue is washed away. पानी के साथ जो बहती है उसे washed away कहते हैं, and the heavier ore is left behind. इसके अलावा एक केमिकल मेथड है जो हमारा एल्यूमिनियम है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, उसकी ओर को वो मैग्नेटिक भी नहीं है और हल्का भी नहीं, हल्का है, हल्का है इसलिए वो पानी वॉशिंग से भी नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम की ओर जो होती है, और वो मैग्नेटिक भी नहीं है, मैग्नेटिक से मैग्नेटिक यूज नहीं करते, और दूसरे मेथड में वो फेल हो जाती है, तो वो केमिकल मेथड से अलग है। उसमें और को कैसे अलग करते हैं? केमिकल मेथड से। उसको एल्यूमिनियम की ओर में जो वन ऑफ द मेथड है उसको बेयर्स प्रोसेस कहते हैं, और भी कई मेथड होते हैं, लेकिन वन ऑफ द प्रोसेस केमिकल प्रोसेस नोन एज बेयर्स प्रोसेस को हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको समझ में आ गया मेटलर्जी क्या है?